नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी, क्या बाबा बागेश्वर करेंगे पॉलिटिक्स में एंट्री की? विपक्ष की बैठक हुई स्थगित, बीजेपी नेताओं ने विपक्षी एकता पर कसे तंज की। बात करेंगे रेल हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ, शुभेंदु अधिकारी का बड़े आरोपों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की। साथ ही जानेंगे राहुल गांधी पर जेपी नड्डा के पलटवार की। महिला ड्रग्स तस्कर के आलीशान घर पर प्रशासन ने चलाए बुलडोजर की बात करेंगे। इस बार देर से क्यों आ रहा है मानसून, आईएमडी ने बताई वजह की। बजरंग पुनिया ने वीडियो ट्वीट कर आंदोलन खत्म करने की खबरों को बताया अफवाह की। साथ ही जानेंगे मणिपुर में नहीं बुझ रही है हिंसा की आंख की। और आखिर में बात करेंगे, इस महीने मिस्र के दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी की। इसके साथ और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। आए दिन भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। उनके बयानों को लेकर कई बार विवाद भी छिड़ जाता है। बीते कुछ महीनों से धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि को लेकर चार चांद लग गया है। उनकी पहचान पूरे देश में हो गई है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन इस तरह के बयान क्यों देते रहते हैं? क्या उनका राजनीति में आने का कोई प्लान है? लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति में आते हैं तो वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। सोमवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या प्लान बनाया है। सोमवार को धीरेन्द्र शास्त्री एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आएंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे राजनीति में कभी नहीं आना चाहते हैं, यहां तक कि वे स्वप्न में भी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक होने वाली थी, लेकिन अब यह टल गई है। दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेता 12 जून को अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और पटना पहुंचने में असमर्थ हैं, इसलिए बैठक टली है। इसी बात को लेकर अब बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। देखिए, बिहार में ये माहौल बनाया जा रहा था जैसे सारे दल के लोग यहाँ आएंगे और नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उसमें पलीता लगा दिया। कांग्रेस ने उसमें कहा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ये दोनों नहीं आ रहे। जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नहीं आ रहे तो उस मीटिंग का तो कोई मतलब इनको लगा नहीं। इसलिए अब मुझे लगता है कि ये पूरी तरह टल गया है। कांग्रेस इस बैठक को टालना चाहती है। कांग्रेस को नीतीश कुमार जी में कोई भविष्य नहीं दिख रहा। उनके साथ बिहार में गठबंधन तो वो कर लेंगे, लेकिन जितनी उम्मीद नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस से लगा रखी है उस उम्मीद पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया है। इसलिए वो बैठक भी कैंसिल हुई है और बहाना भी तलाशा है। सबसे बात करके राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करके ही तो डेट तय किया था और उन्होंने ही इसको टाल दिया। तो इससे समझ में आता है कि कोई भी जनता दल यूनाइटेड को या नीतीश कुमार जी को उनके जितने सहयोगी दल जो विपक्षी दल हैं वो सब तो चाहते हैं, सबके मन में ख्वाब है और वो ख्वाब नीतीश जी के भी मन में है। तो कोई एक दूसरे के ख्वाब को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ख्वाब देखने में किसी को रोका नहीं जा सकता। ममता जी के अलग ख्वाब हैं, अरविंद केजरीवाल के अलग ख्वाब हैं, केसीआर के अलग ख्वाब हैं, राहुल गांधी जी के अलग ख्वाब हैं और ये ख्वाबों का टकराव है और सबके ख्वाब अधूरे रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आदत लग गई है कि इस देश में हिंदू का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, ये कांग्रेस को लत लग गई है और ये लत बहुत गलत उसको लगी हुई है। कुछ बातें राहुल गांधी खुद कहते हैं, कुछ बात बुलवाते हैं। सैम पेट्रोडा ने जिस तरह की भाषा बोली है, उनको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जिस तरह भारत ने आज महंगाई पे कंट्रोल किया है, जिस तरह यूक्रेन रशिया वॉर के बाद भी तेल की कीमतों पर कंट्रोल किया है, ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर मान रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी योजनाबद्ध तरीके से
जाकर दूसरे देशों में, खासकर विदेश में जो भारत की प्रतिष्ठा बनी है, उसको कैसे दागदार किया जाए, उसको कैसे धूमिल किया जाए, इस योजना में लगी रहती है। कांग्रेस पार्टी अपनी बात नहीं कहती, उसका 1 पॉइंट एजेंडा है भारत की छवि खराब करना और भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करना। भारत के बारे में जो एक फास्ट इमर्जिंग जो इकोनॉमी है, उसको कैसे दुनिया के अंदर उसके बारे में दुष्प्रचार करना, ये कांग्रेस की आदत है। इसलिए जिस तरह का बयान उस सैम पेट्रोडा ने दिया है, इसका ज़रूर जवाब कांग्रेस को मिलेगा। तो क्या करे लोग, जो क्या इस देश के लोग राम जी का नाम या हनुमान जी का नाम लेने में कांग्रेस को इतना इतराज क्यों है? क्या कांग्रेस से को लगता है कि इस देश में, भारत में ही श्री राम का नाम न ले कोई? ये क्या बात है? ये क्या तर्क है? कांग्रेस क्या तर्क देना चाहती है? यही कांग्रेस है जो श्री राम के अस्तित्व को ही नहीं मान रही थी। यही है जो राम सेतु के बारे में एफिडेविट क्या दिया था, राम मंदिर के बारे में क्या एफिडेविट कांग्रेस ने दिया था। ये देश जान रहा है, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी चर्चा अगर हो रही है तो इससे कांग्रेस परेशान है। उसे लगता है कि इस मुद्दे को भटकाया जाए, इसलिए इस तरह का बयान कांग्रेस दे रही है। कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ये सोच रहे हैं कि हम अपने आप को सोच रहे थे कि हम नेता बन जाएंगे सबके। क्यों इनको कोई नेता मांगेगा भाई? चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये केसीआर हो, चाहे जो भी हो, इनको क्यों नेता मानेगा? ये इसीलिए सोच लिया कि हम बैठक रखेंगे पटना में, सब आ जाएगा। कोई आ नहीं रहा है, इसीलिए कैंसिल करना पड़ा। इनको समझ जाना चाहिए साहब। ये सब वैसे पहले भी हमने कहा था कि ये सब शगुफा है। ये क्या एकता, विपक्षी एकता, ये सब शगुफा है। इनका घूमना शगुफा है। ये जानते हैं कि कुछ होने जाना नहीं है। जो भी समझदार है जानता है कि कुछ होने जाना नहीं है। अलग अलग पार्टियां हैं, कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं। ये सब जो कवायद कर रहे हैं ना, ये कवायद इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी ये नाकामी पर से लोगों का ध्यान हटे। अब ये उन लोग का इंटरनल मामला है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। देखिए, इसकी एक बहुत गंभीर कहानी सुनिए। अब आप कहां मीटिंग करेंगे, पटना में कहीं और, ये मेरा विषय नहीं है। अपोजिशन यूनिटी में कई बाधाएं हैं ना। क्या ममता जी कांग्रेस को स्वीकार करेंगी बंगाल में? क्या तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति राव साहब स्वीकार करेंगे कांग्रेस को? क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की पार्टियों को कांग्रेस स्वीकार करेगी? और असल लड़ाई तो प्रधानमंत्री की है ना, आप जानते हैं ना। नीतीश बाबू भी परोक्ष रूप से पर्दे के पीछे खाप पाले हुए हैं, बाकी लोग खाप पाले हुए हैं। क्या ममता जी, क्या बाकी लोग। और राहुल गांधी तो सदाबहार उम्मीदवार रही है कांग्रेस पार्टी के। मोटी बात यह है जानना जरूरी कि ये देश अब देवेगौड़ा जी और वीपी सिंह और इंदर गुजराल से बहुत आगे निकल गया है। अब ये देश स्थायी सरकार चाहता है। ये देश प्रभावी स्थायी नेतृत्व चाहता है, जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। तो स्थायी सरकार हो, ये देश की जनता जानती है उनके हित में है। जब सरकार स्थायी होती है और नेतृत्व मजबूत होता है तो धारा 370 समाप्त होती है। भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी मिलती है, गरीबों का कल्याण होता है और भारत दुनिया के सामने सम्मान से खड़ा होता है। और बाकी जो पूर्व का इतिहास देख लीजिए, ये लोग जोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं। सरकार चलती कितने दिन है आप भी जानते हैं, और आगे कितने दिन चलेगी, इनमें उठापटक ने कोई गारंटी है क्या? तो भारत की राजनीति अब इस स्वार्थ पूर्वक गठबंधन से बहुत आगे निकल गई है। ये मीटिंग तो फेल होना ही था और आगे भी ये मीटिंग फेल होगी। और क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं था कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं? क्या राहुल गांधी को टीएमसी और टीएमसी या अन्य दलों की व्यस्तता की जानकारी नहीं थी? देखिए, कोई दल जो है वो नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि ये मीटिंग कैंसिल हुई और आगे भी कैंसिल होगी। तो इसलिए राहुल गांधी
ने इनकार कर दिया विदेश यात्रा, तो अचानक तो विदेश गए नहीं भी। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे मिलने खड़गे साहब से और राहुल गांधी से, और मिलने के बाद डेट तय हुआ, फिर कैंसिल क्यों हो गया? और सीपीएम के सीताराम येचुरी से मिलकर डेट तय हुआ, स्टालिन से मिलकर डेट तय हुआ। आगे भी जब मीटिंग होगी तो देखेंगे आधे लोग इसमें आएंगे नहीं। ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सनसनीखेज बयान दिया है। शुभेंदु ने हादसे के पीछे तृणमूल कांग्रेस की साजिश बताई है। तृणमूल का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इन लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों रेल अधिकारी का फोन टैप किया और ट्विटर पर डाल दिया। दोनों रेल अधिकारी की बातचीत इन लोगों को कैसे पता चली, इसके पीछे क्या साजिश है? टीएमसी की साजिश है। बातचीत कैसे लीक हुई, सीबीआई जांच में यह भी आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। ऐसा देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটা বের করানোর জন্য এই পুরো ইনসিডেন্টের পিছনে তৃণমূল আছে। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটাকে আইডেন্টিফাই, ওরা কালকে রাতে থেকে প্যানিক কেন? তো সিবিআই নিয়ে অডিট কেন? তো প্লেস অফ অকারেন্স অন্য স্টেটে, এত প্যানিক কেন? এই কল রেকর্ড ট্যাপিং, কনভারসেশন বিটুইন টু রেসপন্সিবল রেলওয়ে অফিসার্স, এটা যে কত বড় আগামী দিনে স্ক্যাম এক্সপোজ হতে যাচ্ছে তৃণমূল বুঝতে পারবে। ওয়েটিং না না, আমি বলছি না ওরা প্যানিক কেন। প্লেস অফ অকারেন্স বালাসোর, নিয়ার বালাসোর, স্টেট উড়িষ্যা। তা সিবিআই অমুক তমুক ওনাদের এত জ্ঞান দিতে, ওই বিহারে এতজন মারা গেছে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তো আপনাদের সঙ্গে আছে, মানে অপোজিশনে। নীতিশ কুমার তো এখনো পর্যন্ত এইসব কথাবার্তা বলেনি। ওখানেও তো মাল্টিপল নাম্বার অফ প্যাসেঞ্জার্স ডেথ হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে মারা গেছে, হেমন্ত সোরেন তো ইউপিএ পার্টনার, কংগ্রেসের সঙ্গে আছে, তার তো এসব স্টেটমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার এবং আপনার লোকেদের এত কিডমিড হচ্ছে কেন? देखिए, सीबीआई की टीम अपना ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती है। दे वर्क डिस्क्रीटली, तो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे वर्क साइलेंटली, और वो अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे लोग हैं जहां सीआरएस सीबीआई सब लोग काम कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस। जैसा कि सीआरएस की जांच कर रही थी तो और सीबीआई जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, दोनों एक दूसरे का जो भी हेल्प है वो भी किया जा रहा है। रेलवे से भी जो असिस्टेंस है वो दिया जा रहा है प्रॉपर, जो भी चीज उनको चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए, तो भी आप देख रहे होंगे कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है। जितने भी रेल्स जो थे, डैमेज रेल्स थे, स्लीपर्स थे, वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टैंपर ना हो। जो हमारे फाइल्स थी, जो मशीन्स थी, जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी, सारा चीज को हमने सील करके रखा हुआ है और उनके सीआरएस एंड सीबीआई को पुटअप किया जाएगा। सारे एंगल्स की जांच की जाएगी, सिग्नलिंग एस्पेक्ट, ऑपरेटिंग एस्पेक्ट, टीआरडी एस्पेक्ट, मतलब एवरीथिंग विल बी लुक्ड एट, ट्रैक पैरामीटर्स, एवरीथिंग विल बी लुक्ड इनटू इन डिटेल बाय देम। लॉकिंग सिस्टम का कुछ कहा जा रहा है? जी, वो जैसे मंत्री जी ने बोला है, देयर इज एन रिकंसिडर टुवर्ड्स दैट, लेकिन वो अभी सीआरएस देख रहे हैं। कंक्रीट इन्फॉर्मेशन वो देंगे, सारे एविडेंसेस वो हम लोग देंगे, सबमिट करेंगे रिपोर्ट्स, हम लोग आपको डिस्क्लोज करेंगे। लोकेशन से सीबीआई की टीम जांच कर रही है सर। देखिए, हम लोग ये दे वर्क डिस्क्रीटली बताया, वो ज्यादा डिटेल्स वो देते नहीं है। दे साइलेंटली वो अपना सारे लोकेशंस पे काम कर रहे हैं। दे हैव देयर सिस्टम ऑफ वर्किंग एंड वी कैन नॉट इंटरफेयर विद देयर वर्क। आप लोग को भी हम लोग इसलिए रोक रहे हैं कि आई डोंट वांट इंटरफेरेंस इन देयर वर्क। अगर सीआरएस की बात करें तो किन किन पहलुओं को जांच कर चुकी है और उनसे साझा कर रही है? देखिए, सीआरएस की टीम भी 2-3 लोकेशंस पे एक साथ काम कर रही है। एक टीम खड़गपुर में है, एक टीम बालासोर में है, एक यहाँ पे है, भाना बाजार में है। तो सारे लोकेशंस पे अलग अलग लोकेशन से काम हो रहा है। दे आर डूइंग, जितने इन्फॉर्मेशन से सारा वो कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कंट्रोल यूनिट की बात करें, सिग्नल यूनिट की बात करें, तो सभी के डाटा को रिकलेक्ट करना, जांच करना। बिल्कुल, उनकी टीम आती है, अच्छी खासी टीम आती है, स्पेशलिस्ट की टीम होती है, अलग अलग फील्ड्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आप डेटा लॉगर की बात करें तो सिग्नलिंग की टीम होती है, जो ट्रैक पैरामीटर्स होते हैं उसमें पीवे की टीम्स होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग, वो सारा डिटेल्स ले रहे हैं। और जैसे जैसे वो कंक्लूजन्स निकालेंगे, जैसे कंक्लूजन देते हैं, विल
स्पेशलिस्ट टीम पूरी तरह CBI बिल्कुल बिल्कुल फॉरेंसिक टीम भी है, सीबीआई की टीम है, सब लोग यहाँ पे टेंडम में काम कर रहे हैं। उम्मीद करें कि जांच पूरी होगी। बिल्कुल जल्द से जल्द होगा, जैसे ही होता है हम लोग पहले आप लोग को जरूर बताएंगे। और फेक न्यूज भी चल रहा है। आई वांटेड टू टेल यू दैट कि देयर आर लॉट मेनी फेक न्यूज आर बीइंग सर्कुलेटेड, सम फेक नेम्स आर बीइंग पुट अप इन मीडिया, इन सम फेक साइट्स रिगार्डिंग सम फेक नेम्स एंड अदर थिंग्स। कुछ साइट से बोला जा रहा है कि डेथ हो चुका है लोको पायलट का, वो सब इन्फॉर्मेशन गलत है। जो नेम्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टेशन मास्टर का वो भी गलत है। और जो लोको पायलट की डेथ की बात की जा रही है वो भी गलत है। लोको पायलट स्टेबल हैं, वो उनका अमरी भुवनेश्वर में इलाज चल रहा है। सीबीआई कहाँ से आ गया? ये एक तरफ तो रेल मंत्री खुद कह रहे हैं कि एक टेक्निकल एरर हुआ है, जैसे इंटरलॉकिंग का जो सिस्टम है, जो सिग्नलिंग होता है कंप्यूटराइज्ड है, वो सिस्टम कंट्रोल पैनल से होता है कि ट्रैक और जो पॉइंट होता है यहाँ से कांटा बदला जाता है, लाइन इधर से ऐसी गाड़ी इधर से जाती हुई इधर करनी है, वो करना है, उन चीज़ों का, और साथ साथ सिग्नलिंग का, 3 चीज़ों का, तो उससे कोऑर्डिनेशन होती है। कहीं ना कहीं वहाँ कमी रही है। ये गवर्नमेंट की वो फेलियर है उस बात में कि जो प्रोग्राम इतना बना है और बिल्कुल परफेक्ट होना बनता है, उसमें ये कमी कहाँ क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ, बात तो ये है। इसमें सीबीआई कहाँ आ जाती है? सीबीआई तो क्रिमिनल केसेस वगैरह के लिए होती है, ब्राइबरी के केस हो या कोई और क्रिमिनल केस हो, स्टेट्स उनको सौंप दें, वो बात इसमें होती है। मुझे लगता है भी पारदर्शिता के साथ सरकार को करना चाहिए। अगर वो सीबीआई कहते तो उनको साथ कहना चाहिए था, हमारा शक ये है, हम ये महसूस करते हैं कि इसमें सैबोटाज हुआ है। मान लो वो कहें सैबोटाज बहुत बड़ी बात है, अगर रेल में घुस के कोई सैबोटाज कर जाए। ये कंट्रोल पैनल्स होते हैं, मैंने पैनल देखा है, बहुत बड़ा पैनल है, वो पैनल कंट्रोल करके वहाँ से उस पर आता है सभी ट्रेन्स का। ये कोई ऐसा नहीं कि उठा के जो पुराने ज़माने में था खींच दिया, उसको आगे कांटा बदल दिया, पीछे कर दिया, ऐसा नहीं है। अब कोई आदमी बैठा हो वहाँ जो इसको कंट्रोल पैनल को चला रहा होता है, वो इससे हाथ से भी उस मौके पे कुछ नहीं करता। फिर अगर ऐसा गलती के साथ कोई ट्रेन दूसरी हो जाए तो एक गाड़ी के पीछे दूसरी हो जाए, पीछे वाली रुक जाती है, उसको हॉल्ट हो जाता है, और तब गाड़ी चलती है जब उसका ग्रीन सिग्नल हो। ये गाड़ी कैसे टकराई, ऊपर जाके सीधी मेन लाइन में जाना था, लूप लाइन में कैसे पहुँच गई? लूप लाइन में तो जैसे बाकायदा ठीक ढंग से तो गुड्स ट्रेन पहुंची हुई थी। इस गाड़ी को निकल के जाने देने के लिए, क्योंकि ये तेज़ स्पीड से होती हैं, वहाँ कम स्पीड वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको लूप लाइन पे ले जाते हैं ताकि ये निकल जाए, फिर उसको वापस फिर वो मेन लाइन पे आ जाए। ऐसे वो रोकी हुई थी। इसको मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, ये उस पर कैसे चली गई? उसके लिए तो अगर उसका क्लियर सिग्नल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो उसका तो शायद पीला होता है लूप लाइन के लिए जब उस पर गाड़ी को जाते हैं। अगर वो लाइन क्लियर हो तो मेन लाइन से वहाँ कैसे पहुँची? सवाल तो ये है। इसके लिए सिस्टम फेलियर है। जो इनका परफॉर्मेंस है, उसका सिस्टम का परफॉर्मेंस जो हुआ है वो गलत हुआ है, मैं तो ये समझता हूँ। इसमें कोई किसी ढंग की ये बात नहीं आती कि इसको सीबीआई को दिया जाए। क्या ये भटका कोई हमारी अटेंशन इधर से उधर करने वाली बात तो नहीं? बहुत बड़ा हादसा है, जांच तो होती रहेगी, और सीबीआई अगर जांच कर रही है तो केंद्र की ही एक एजेंसी है। जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की कमियों के ऊपर तो प्रकाश सीबीआई नहीं डाल सकती, क्योंकि सीबीआई एक पॉलिटिकल प्रेशर में काम करने वाली एजेंसी है। सीएजी की रिपोर्ट छपी है, पिछले साल संसद में दिसंबर में वो संसद के में रखी भी गई। उसमें साफ ये बात कही गई है 2017 अप्रैल से लेकर मार्च 2022 तक 217 बड़ी घटनाएं हुई जिसके अंदर किसी ना किसी की मृत्यु हुई या बड़ा नुकसान हुआ। ये कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स बोलते हैं। इनकॉन्सिक्वेंशियल करीब 1800 है, वो अलग है। और इन 217 एक्सीडेंट्स में भी करीब 163 यानी कि 75% एक्सीडेंट जो है रेल की पटरी से ट्रेन के उतरने की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। और उसमें साफ कहा गया कि ये जो हज़ारों किलोमीटर की रेल लाइन है, जो पटरियां हैं, इनका रखरखाव सरकार ठीक तरीके से नहीं कर रही है। सरकार नई रेलें तो बना रही है, मगर पुराने ट्रैक की जो रखरखाव है उसमें जो रकम दी जाती है उसमें लगातार जो है कटौती कर रही है, और जो रकम दी भी जा रही है उसके अंदर भी जो है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यानी कि सरकार सिर्फ वो काम कर रही है जिसमें वाहवाही लूटी जा सके कि हमने नई ट्रेन यहाँ चला दी, हमने नई ट्रेन वहाँ चला दी। जो बेसिक काम है सरकार का कि जो ट्रेनें चल रही हैं उनका रखरखाव हो, उसके अंदर कोताही बरती गई और उसके कारण आज ये एक्सीडेंट सामने आया है। और पूरी तरीके से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है
और ये जो सीबीआई का मामला है तो सिर्फ लीपाप होती है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। जो रेल मंत्रालय है, पिछले अगर 4 साल में आप देखें जो प्रमुख रेल घटनाएं हुई हैं उनमें से 75% घटनाएं ट्रेन की पटरी से उतरने के कारण हुई हैं। और जो भारत सरकार है, रेल मंत्रालय है, उसने जो ट्रैक हैं रेलवे के उनके रखरखाव का बजट कम किया है, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। मुझे लगता है रेल मंत्रालय भारत सरकार की पूरी तरह से विफलता रही है, उनकी नाकामी है। अगर जांच करानी है तो मुझे लगता है मंत्री जी को स्वयं की जांच करानी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारे देश के जो लोग हैं उनकी जान के साथ ऐसा खिलवाड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सोमवार को सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से नवाजा गया। मुर्मू देश के राष्ट्रपति बनने के बाद सूरीनाम की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक राष्ट्रपति भवन हैंडल से एक ट्वीट में कहा कि मैं सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त कर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। Your Excellency, Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, Excellencies, the Ministers and Members of Parliament, Mr. Anil Manurath, Chairman of the Cultural Union of Suriname, ladies and gentlemen, Namaskar, Johar to all of you. I am very pleased to be here at the beautiful and famous Independence Square today. I am touched by the enthusiastic welcome and warm hospitality that all of you have accorded to me and to all the members of my delegation. I bring you greetings and good wishes from your brothers and sisters in India. This is my first visit to your country and today is indeed a special occasion. आपके देश के हरे भरे स्थलों की सुंदरता, विविध प्रकार के पौधे और वन्य जीवन तथा शुद्ध हवा के प्रभाव से एक बहुत ही अच्छा वातावरण बनता है। हालांकि जिस चीज में वास्तव में मेरा दिल जीता है वो है सूरीनाम के लोगों की विविधता। आप सबका स्वागत, स्नेह और उत्साह। विविधता के लिए प्रसिद्ध भारत तथा सूरीनाम के लोगों में इतनी समानता है, दोनों देशों के लोग सहजता से घुल मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में ही हूँ। The beauty of your country's lush green landscape, the remarkable variety of plants and wildlife, and the pure breeze create a wonderful ambience. However, what has truly won my heart is the diversity of the people of Suriname, your welcome, your love, your enthusiasm. There are so many similarities between India, that is well known for its diversity, and Suriname, that the people of both countries could integrate in each other's societies very easily. I feel like I am in my own home. आज हम सभी सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुई है, जो सूरीनाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस दिन 1873 में भारतीयों के पहला समूह पानी के जहाज लाला रूक से सूरीनाम के तट पर पहुंचा। उससे इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई। उसके बाद अगले कुछ दशकों में इस देश में 34,000 से अधिक भारतीय आए। We are all gathered here today to celebrate the 150th anniversary of the arrival of Indians in Suriname, an important milestone in the history of Suriname. On this day, in the year 1873, the first group of Indians reached the shores of Suriname on board the ship Lala Rook. This was the beginning of a new chapter in the history of this country. And subsequently, over the next few decades, more than 34,000 Indians arrived in this country. वे अपनी मातृभूमि से एक जोखमी भरी यात्रा पर निकले थे। उन्हें इस नई जगह के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी।
इसके बाद से उन्होंने अपना घर बनाया। कठोर परिस्थितियों में कार्य करने और कम वेतन जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक घनिष्ठतापूर्ण समुदाय बनाया, जिसकी जोड़ें इस संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी थी, जो उनकी मातृभूमि भारत की देन थी। उनकी गाथाओं इन 150 वर्षों के धैर्य, दृढ़ संकल्प, साहस और उद्यमशीलता का इतिहास है। They set out from their motherland on a very perilous journey. They didn't know much about this new place. They then made it their home. Despite harsh working conditions and challenges such as low wages, they created a close-knit community, the roots of which were connected to their culture and traditions, a gift of their motherland, India. Their stories are the chronicles of 150 years of patience, firm resolve, courage and enterprise. मैं इस अवसर पर अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ, जिन्होंने इस देश के निर्माण में मदद की। भारत सूरीनाम संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने में यहाँ बसे भारतीय मूल के लोगों की वर्तमान पीढ़ी के योगदान और उपलब्धियों पर हमें बहुत गर्व है। On this occasion, I pay my respects to our ancestors and I salute those that helped build this nation. We are very proud of the contribution and achievements of the current generation of Indian Surinamese based here in promoting and strengthening India-Suriname relations. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई मौकों पर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते रहते हैं, लेकिन अब उनके इसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल दिया है। नड्डा ने राहुल गांधी पर हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कोई मोहब्बत की दुकान नहीं चला रही है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत कोई नया रिकॉर्ड बनाता है, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को भारत का गौरव पछता नहीं है। एक तरफ वे सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हिंदुओं और मुस्लिमों को बांटने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वे कहते हैं कि वे मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। आपने नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोला हुआ है। क्योंकि मैं राजनीति को बहुत लंबे समय से देखता आया हूं। एक एरा है 2014 से पहले का, 2004 से 2014 का, और एक है 2014 से आज 2023 तक को देखने का। जमीन आसमान का अंतर। भारत की मानसिकता में यह बैठ चुका था कि देश ऐसे ही चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार सब जगह होगा, हम ऐसे ही चलेंगे, हम कोई सुधरने वाले नहीं हैं। यह मानसिकता के साथ देश की मानसिकता बन गई थी। हमारी गिनती करप्ट स्टेट्स में गिनी जाती थी, देश को करप्ट नेशंस में गिना जाता था। आए दिन कोई न कोई फ्रॉड और एक स्कैंडल, एक स्कैम दूसरे स्कैम से आंकड़ों में एक लंबी छलांग लगा करके खड़ा दिखता था। अगर ये कोई 200 करोड़ का हुआ है तो 500 करोड़, ये 1000 का हुआ है तो 5000, ऐसे इस तरीके से आए दिन स्कैम्स हम सबको देखने को मिल रहे थे। और नेतृत्व में पता नहीं चलता था नेता कहां है, प्रधानमंत्री कार्यालय नेतृत्व कर रहा है या 10 जनपद कर रहा है, पता नहीं चलता था। नेता की जानकारी नहीं, नेतृत्व, निर्णय, नीति, नीयत सब प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़े थे। आपने हिम्मत करके 2014 में आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारत एनडीए की सरकार बनी और 2014 में नेतृत्व भी मिला, नीति भी मिली, नीयत भी साफ थी और काम करने के साथ साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य था।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महिला तस्कर के आलीशान मकान को प्रशासन ने तोड़ दिया। हिस्ट्री शीटर उषा के घर पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने जेसीबी चलवा दी। उषा द्वारा बनाया गया 2 मंजिला आलीशान मकान जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया था। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के आदेश के बाद एसडीएम मनोज मीणा एवं नगर परिषद आयुक्त कपिल यादव की टीम ने घर को गिराने की कार्यवाही की है। नशा तस्करी और उसकी खरीद फरोख्त करने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ओर से ये कार्यवाही की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने बताया कि प्रशासन के संयुक्त अभियान ऑपरेशन सीमा के तहत सीमावर्ती इलाकों में आमजन और युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और अगले 2 दिनों में इसमें तेजी आने के चलते चक्रवाती हवाएं मानसून के केरल तट की ओर आगमन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी। हालांकि मौसम विभाग ने केरल में मानसून के आगमन की संभावित तारीख नहीं बताई है। आईएमडी ने कहा दक्षिण अरब सागर के ऊपर पश्चिमी हवाएं औसत समुद्र तल से 2.1 किलोमीटर ऊपर तक चल रही है। हालांकि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती प्रवाह के कारण बादल छाने की परिस्थिति बनी है और वह उसी क्षेत्र में केंद्रित है तथा पिछले 24 घंटों में केरल तट के पास बादलों में कुछ कमी आई है। पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहे विवाद में सोमवार को नया मोड़ आया। ऐसी खबर सामने आई कि ब्रजभूषण सिंह पर शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर पूरा दिन चलती रही। इस बीच लड़की के पिता का आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। एक और जहां ये खबर चल रही थी, वहीं दूसरी ओर बजरंग पुनिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो डालकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन जारी है, अब किसी ने एफआईआर भी वापस नहीं ली है। सभी देशवासियों को नमस्कार। जैसा कि खिलाड़ियों के बारे में जो अफवाह जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं उसके खंडन के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। हम सभी एक साथ हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस ने और एक न्यूज़ एजेंसी है ANI, उन्होंने जो अफवाह फैलाई ट्वीट करके कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला इसलिए केस को बंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने वो ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिए। तो आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहे, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आने वाले राज्य मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई हफ्तों से पूरे राज्य में तनावपूर्ण माहौल है। हर दूसरे दिन मणिपुर में किसी न किसी तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसे देखते हुए अब इंटरनेट पर पाबंदी को आगे बढ़ा दिया गया है। हालात को देखते हुए मणिपुर में शनिवार 10 जून तक इंटरनेट पर बैन जारी रहेगा। मणिपुर सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। इससे पहले हिंसा फैलने के बाद 3 मई को सबसे पहले इंटरनेट पर बैन लगाया गया था, जिसे अब आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने में मिस्र की यात्रा पर जा सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राजकीय दौरे से लौटते वक्त पीएम मोदी मिस्र का दौरा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये 14 वर्षों बाद किसी भारतीय पीएम का मिस्र दौरा होगा। सूत्रों ने बताया कि इस यात्रा की भूमिका को लेकर दोनों देशों के बीच अधिकारियों के बीच तैयारियां हो रही हैं।